देश का जाना माना मीडिया संस्थान द हिंदू एक बार फिर से विवादों में है। ये वही द हिंदू है जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाता आया है और अब खुद अपनी बेशर्मी के चलते किरकिरी का सामना कर रहा है। हाल ही में द हिंदू ने पिनराई विजयन का इंटरव्यू छापा, लेकिन कुछ अंशों को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद ही इसे नकार दिया। और फिर देखिए कैसे द हिंदू ने सफाई दी, कहा कि ये अंश मुख्यमंत्री की पीआर कंपनी ने दिए थे। और मज़ेदार बात तो ये है कि पिनराई विजयन कहते हैं कि उन्होंने कोई पीआर कंपनी हायर ही नहीं की है। मतलब वामपंथी एजेंडा चलाने वाले खुद के ही शब्दों में उलझ कर रह गए। और अब तो हद ही हो गई है जब द हिंदू का एक पत्रकार, ध्यान से सुनिएगा, महेश लांगा जीएसटी फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, देश के कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। द हिंदू का पत्रकार महेश लांगा, जो हमेशा से अपने वामपंथी एजेंडे के लिए जाना जाता है, अब गुजरात पुलिस के शिकंजे में है। और उसकी करतूतें किसी छोटे मोटे मामले तक ही सीमित नहीं है। खुद को पत्रकार बताने वाले ये लोग असल में देश के कानून और ईमानदारी से कितनी दूर हैं, ये अब साफ हो गया है। गुजरात की क्राइम ब्रांच ने महेश लांगा को इसी महीने गिरफ्तार किया और उसके ठिकानों से क्या क्या मिला? 20 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण, जमीनों के कागजात। और ये गिरफ्तारी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस मामले की शिकायत खुद केंद्रीय जीएसटी विभाग ने की थी, जिसके बाद अहमदाबाद, जूनागढ़, खेड़ा, भावनगर बड़े पैमाने पर इन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और अब सुनिए ताज़ा खबर। महेश लांगा से जुड़े ठिकानों पर ये जो बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है, कुल 14 ठिकाने हैं ये। और सिर्फ महेश लांगा ही नहीं, 7 और भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला सिर्फ एक पत्रकार का नहीं है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। वो अब अपनी रिहाई के लिए गुजरात उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वामपंथी एजेंडा चलाने वाले पत्रकार अपने गुनाहों से बच पाएंगे? आज हम आपके सामने एक ऐसी साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे देश को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये साजिश सिर्फ फर्जी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें वो चेहरे भी शामिल हैं जो खुद को ईमानदार पत्रकारिता का ठेकेदार बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द हिंदू के महेश लांगा की ही। गुजरात की क्राइम ब्रांच को जो सूचना मिली, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 220 फर्जी कंपनियों के जरिए 220 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके करोड़ों का घोटाला किया जा रहा था। ये लोग जाली पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज, ये सब का इस्तेमाल कर सरकार को धोखा दे रहे थे। फर्जी बिलिंग और जाली कागजात के सहारे इन वामपंथी गद्दारों ने सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने की साजिश रची थी। और ये अकेले महेश लांगा नहीं, उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। फर्जी फर्मों के जरिए उसके पिता, पत्नी, इन लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। यानी ये सारा खेल एक परिवार के सहयोग से चल रहा था, जिस परिवार का मुखिया खुद मीडिया में रहकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। ये वही लोग हैं राष्ट्रवादियों पर, सरकार पर, भाजपा पर उंगली उठाते हैं और खुद करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये तथाकथित पत्रकार हैं जो सबसे पहले अपने परिवार और अपनों की जेबें भरने में लगे रहते हैं। इस फर्जीवाड़े में लिप्त करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाले इस शख्स को आखिरकार पुलिस ने अब दबोच लिया है। पुलिस ने महेश लांगा को हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ भी शुरू कर दी है। इस मामले में उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये उठता है, महेश लांगा ने अपनी गिरफ्तारी को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती क्यों दी और फिर 10 दिन बाद ही उस याचिका को वापस क्यों ले लिया? जब अदालत ने पूछा कि याचिका क्यों वापस ली जा रही है, तो उसके वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जस्टिस संदीप भट्ट ने इस मामले पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन एक बात जरूर कही, आखिर इस याचिका को इतना प्रचारित करने की क्या ज़रूरत थी, और प्रचारित किया तो वापस क्यों लिया? अदालत ने सख्त नाराज़गी जताते हुए कहा कि याचिका को बेवजह मीडिया में इतना उछाला गया, आखिर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि शायद उनके इरादे ही गलत थे। अब आप ये सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। महेश लांगा जो द हिंदू का पत्रकार है,
जिसके ऊपर ये करोड़ों की टैक्स चोरी और फर्जी कंपनियों का जाल बिछाने के आरोप हैं, वो अब हाई कोर्ट के भी निशाने पर है। हाई कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा, चाहे वो राजनेता हो, पत्रकार हो या फिर कोई आम नागरिक, ऐसी हरकतें अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन महेश लांगा क्या कर रहा था? उसने दावा किया कि 220 कंपनियों में से सिर्फ एक डीए इंटरप्राइजेज जो है वो उसकी कंपनी है और उसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। वो भी उसका कहना है उसकी नहीं है। इस कंपनी के मालिक मनोज उसके चचेरे भाई के भाई हैं। लेकिन गुजरात क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में सच्चाई क्या निकली? रिपोर्ट कहती है कि महेश लांगा खुद इस फर्जीवाड़े में शामिल था। इसका वो मास्टरमाइंड था। अपनी भाई के जरिए वो ये सारा खेल खेल रहा था। अब बताइए, द हिंदू जैसे बड़े मीडिया संस्थान के पत्रकार ये सब कर रहे हैं और मीडिया संस्थान में किसी को ये सब कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से नीचे तक किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन महेश लांगा का असली चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हमने उसके सोशल मीडिया हैंडल्स खंगाले और जो सच्चाई सामने आई वो आपको हैरान कर देगी। ये वही शख्स है जो एक्स पर ऐसे पोस्ट को रिपोस्ट कर रहा था जिनका एक ही मकसद था, भारत सरकार और भाजपा को निशाना बनाना। महेश लांगा ने जीएसटी की प्रक्रिया के खिलाफ एक पोस्ट को रिपोस्ट किया। इतना ही नहीं, उसने ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल पर निशाना साधने वाले पोस्ट को भी आगे बढ़ाया। अब भविष्य और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच ओला की सर्विस को लेकर कुछ ये झगड़ा चल रहा था। और तो और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय हैं, उनके खिलाफ किए गए ट्वीट्स को भी इस तथाकथित पत्रकार ने रिपोस्ट किया। अब ये सिर्फ एक पत्रकार की बात नहीं रह गई, एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये पूरे के पूरे जो लोग हैं ये साजिश कर रहे हैं। महेश लांगा भाजपा की हार को लेकर मतगणना से पहले हरियाणा चुनाव में झूठे आकलन साझा कर रहा था। कांग्रेस नेताओं जैसे राहुल गांधी, पवन खेरा, ये दीपेंद्र हुड्डा, इनके पोस्ट को आगे बढ़ा रहा था। इससे ये साफ हो जाता है कि वो किस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। अगर ये काफ़ी नहीं था तो एनडीटीवी के जो हैं हमारे रवीश कुमार, जो पहले एनडीटीवी में थे अब यूट्यूबर हैं, उसके साथ भी महेश लांगा की तस्वीर आपको मिल जाएगी। ये पूरा खेल जो है ना वो बहुत गहरा है। वामपंथी और ये जो भाजपा विरोधी ताकतों का एक संगठित प्रयास है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि महेश लांगा का ये मामला कितना गहरा और खतरनाक है। पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो इस मामले को और भी चौंकाने वाला बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मित्रा के मुताबिक महेश लांगा के हाथ कुछ बेहद संवेदनशील दस्तावेज लग गए थे जिन्हें उसने अपने ही अखबार द हिंदू को नहीं दिया। और दिया किसे? वो इन दस्तावेजों को बेचने के लिए विपक्षी दलों के साथ मोल भाव कर रहा था। अभिजीत अय्यर मित्रा का तो यहाँ तक कहना है कि महेश लांगा और ये विपक्षी पार्टी का मीडिया सेल इस बात की योजना बना रहे थे कि इन दस्तावेजों को कैसे पेश किया जाए ताकि सरकार बदनाम हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाए, क्या छिपाया जाए, ये सब कुछ। क्या ये देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? और रुकिए, यही खत्म नहीं होता ये पूरा मामला। मित्रा ने खुलासा किया है कि गुजरात के 2 बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ये मामला सिर्फ महेश लांगा और विपक्षी दल तक ही सीमित नहीं है। द हिंदू के भीतर भी कई लोग इन दस्तावेजों के बारे में जानते थे। क्या ये मीडिया संस्थान भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा है? ये हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पत्रकारिता का गिरा हुआ ही स्तर नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोधी साजिश है। जब महेश लांगा जैसे लोग सरकारी संवेदनशील गोपनीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करके राजनीतिक खेल खेलते हैं तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। और ये सारे लोग एक साथ मिलकर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। अब ये मामला जो है सिर्फ ये महेश लांगा या फिर द हिंदू अखबार जो है वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा और देश हित से जुड़ गया है। सोचिए, क्या हमारे देश के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है? गोपनीय सरकारी दस्तावेज एक पत्रकार के पास पहुंचते हैं। मीडिया संस्थान के बड़े लोग भी इसकी जानकारी रखते हैं और इन दस्तावेजों का विपक्षी दल के साथ मोल भाव किया जाता है। क्या ये सब यूं ही हो रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कुछ लोगों का हाथ है उसके ऊपर? अब इसमें सरकारी अधिकारियों की भागीदारी सामने आने से मामला जो है और बड़ा हो गया है। महेश लांगा द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में याचिका डालकर फिर उसे वापस ले लेना, ये भी किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस घटनाक्रम की एक खबर के जरिए पुष्टि कर दी है।
टीओआई ने बताया है कि कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच चैट्स जो हैं वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिले हैं और वो अधिकारी ईडी की रडार पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। महेश लांगा उन बड़े अधिकारियों के संपर्क में था जो देश की गोपनीय जानकारियां पत्रकारों के एक नेटवर्क के जरिए विपक्षी नेताओं तक पहुंचा रहे थे। ईडी की जांच से ये अधिकारी अब बेचैन है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का पर्दाफाश होगा तो वो भी नपेंगे। अब आप सोचिए, अगर ऐसे अधिकारी और पत्रकार मिलकर गोपनीय जानकारियों का दुरुपयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये साजिश सिर्फ पत्रकारिता की आड़ में छिपी हुई नहीं, बल्कि यह उन लोगों की मिलीजुली कोशिश है जो पूरे देश को, भारत को एक तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं। अब ताज़ा खबर ये मिल रही है कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक जो हैं वो खुद महेश लांगा से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये सामान्य मामला तो रह ही नहीं जाता है, कमिश्नर खुद जब पूछताछ कर रहा है। अब इस मामले में डीए इंटरप्राइजेज जो कंपनी है जिसकी बात चल रही है उसके बारे में एक सामने आया है कि वीनू पटेल, इस परंपरागत व्यवसाय के मालिक को हटाकर महेश लांगा की पत्नी को पार्टनर बनाया गया, वीनू को हटाकर। क्या यह सिर्फ एक संजोग था? लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्या ये सिर्फ एक पत्रकार का गिरफ्तार होना है या फिर एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, उसका भी खुलासा होना है? द हिंदू ने अपनी पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद कहा कि पत्रकारों के संगठनों ने इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की। अरे भाई, क्या ये चिंता इसीलिए है कि उनके अपने लोग पकड़े गए हैं? क्या मीडिया संस्थान इस गिरफ्तारी को गलत बताने के पीछे अपनी इमेज बचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है? पत्रकारिता का एक और भद्दा सच सामने आ रहा है और ये कौन से संगठन है? आप ये देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स और प्रेस एसोसिएशन, ये भारी भरकम नाम है। इन लोगों ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया और महेश लांगा को निडर पत्रकार बता दिया। लेकिन क्या ये सच है? इन सब का कहना है कि महेश लांगा ने गुजरात को लेकर जो रिपोर्टिंग की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। लेकिन क्या ये सब तो महज दिखावा है, दिखाने के लिए कि ये बहुत निडर है? अब बयान में ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी घेरे में है उसमें लांगा तो डायरेक्टर नहीं थे, प्रमोटर भी नहीं थे। अरे भाई, जब पुलिस साफ साफ कह चुकी है कि वो पर्दे के पीछे से अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये सब कुछ हैंडल कर रहा था, तो फिर इस बयान का क्या तुक बनता है? कोई भी पढ़ा लिखा चोर है वो तो दिमाग से ही काम लेगा भाई। अब आप देखिए, पिछले दिनों इसी अखबार ने, द हिंदू ने, अपनी पत्रकार शोभना के नायर पर अपनी गलतियों का सारा ठीकरा फोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में घालमेल की बात सामने आई। बताया गया कि उस इंटरव्यू के दौरान कमरे में 2 और लोग मौजूद थे। वो 2 लोग कौन थे? अब द हिंदू के हिसाब से ये लोग पीआर कंपनी के प्रतिनिधि थे, लेकिन केरल के सीएम को क्या लगा? उनको लगा कि ये अखबार के लोग हैं। अब यहाँ क्या छिपाने की ये पूरी कोशिश चल रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो तब हुआ जब इस इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण हिस्सा छापा गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि मल्लपुरम में पिछले 5 वर्षों में 150 किलो सोना और 123 करोड़ रुपए की हवाला की रकम जब्त की गई है। बाद में इस बयान को सीएम ने नकार दिया। अब देखिए, जब एक पत्रकारिता का इतना बड़ा नाम सच्चाई को नकारने की कोशिश करता है तो इसका मतलब साफ है ये सब सिर्फ एक नाटक होता है। क्या हम ये मानकर न चलें कि ऐसे पत्रकारिता के नाम पर गद्दारी हो रही है? ये सवाल तो उठेगा। यानी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ एक इंटरव्यू में ऐसी बातों को लेकर हलचल मची कि सीपीएम को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यह मामला जब मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये सारा बवाल मचा, क्योंकि मल्लपुरम मुस्लिम बहुल इलाका है, तो ये संवेदनशील मुद्दा बन गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर पलटवार करते हुए द हिंदू को चिट्ठी भेजी, जिसके बाद अखबार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा और यहाँ एक निर्दलीय विधायक पीवी अनवर भी हैं, वो मैदान में कूद पड़े और विपक्षी यूडीएफ ने भी इस मुद्दे पर विरोध जताया कि कैसे विजयन ने मल्लपुरम को लेकर ऐसा कह दिया। और द हिंदू ने तो कह दिया कि वो पीआर द्वारा दिया गया हिस्सा था और अपना खेद वेद जता दिया। लेकिन इस मुद्दे पर द हिंदू ने अब तक साफ साफ कुछ भी नहीं बताया है। वही अखबार जिसका पत्रकार आज महेश लांगा जीएसटी फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया है और ऊपर से उसका बचाव भी किया जा रहा है और कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको द हिंदू पर ही है। और उस मीडिया संस्थान का इस तरह से गिरना, ये आज पत्रकारिता का स्तर बताता है।
तो नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए TFI।